इस रोमांचक और रहस्यमयी सफर में हमारी इस विस्तृत चर्चा में सभी का स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा मिशन है ना, वो कुछ खास है। मतलब कुछ ऐसा जो समय की परतों को पूरी तरह उधेड़ कर रख देगा। बिल्कुल, क्योंकि आज का विषय प्राचीन भारतीय इतिहास को गहराई से समझना है। हाँ, लेकिन किसी एक बोरिंग सी किताब के पन्नों से नहीं। सही कहा। आज हम इतिहास के उन अलग-अलग टुकड़ों को जोड़ेंगे जो हमें कई अजीबोगरीब जगहों से मिले। जैसे उन विदेशी यात्रियों की फटी पुरानी डायरियों से जो हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ आए थे। हाँ, और उन बोलते हुए पत्थरों और विशाल स्तंभों से जिन पर राजाओं ने अपने संदेश उकेरे। और जमीन के बहुत नीचे दबे उन साक्ष्यों से भी जो तब के हैं जब इंसानों ने लिखना तक नहीं सीखा था। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा का संदर्भ तय करना बहुत जरूरी है। इतिहास को जानने का मतलब सिर्फ ये रटना नहीं है कि कौन सा युद्ध कब हुआ या कौन सा राजा कब गद्दी पर बैठा। बिल्कुल, असली इतिहास ये समझने में है कि वे घटनाएं दर्ज कैसे हुईं, जानकारी हम तक पहुंची कैसे। ज्ञान के इस अथाह समंदर में हमारे पास जो स्रोत हैं, वे एक सटीक मार्गदर्शक का काम करते हैं। चाहे वो बाहरी दुनिया का नजरिया हो या जमीन से निकली पुरानी चीजें। जी, हम आज उन्हीं साक्ष्यों की परतों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने प्राचीन भारत की एक मुकम्मल तस्वीर कैसे उकेरी। तो शुरुआत करते हैं उन लोगों से जो बाहर से भारत आए। विदेशी यात्रियों का नजरिया हमेशा एक अलग ही कहानी बयां करता है। बिल्कुल करता है। यूनानी और रोमन लेखकों की कहानियों को पढ़कर तो सच में आश्चर्य होता है। अब जैसे इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस को ही ले लीजिए। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। हाँ, उन्होंने हिस्टोरिका नाम की किताब लिखी, लेकिन मजे की बात यह है कि उनका विवरण ज्यादातर सुनी सुनाई बातों और अफवाहों पर आधारित था। और सिर्फ हेरोडोटस ही नहीं, टेसियस नाम का एक और लेखक था जो ईरान का राजवैद्य था। अरे हाँ, उसकी कहानियां तो इतनी आश्चर्यजनक थीं कि उन पर भरोसा करना ही मुश्किल हो जाता था। शुरुआती दौर के लेखकों के साथ यही समस्या थी। वे भारत कभी आए ही नहीं, बस व्यापारियों से सुनी बातों को नमक मिर्च लगाकर लिख दिया। तो फिर असली तस्वीर कब साफ हुई? ये धुंधली तस्वीर तब साफ होने लगती है जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिकंदर के साथ जो लेखक आए, जैसे निरयाकस और आनेसिक्रिटस, उनके विवरण ज्यादा प्रामाणिक हैं। बहुत ज्यादा विश्वसनीय है। इसका कारण ये है कि वे एक सैन्य अभियान का हिस्सा थे और जो कुछ भी लिख रहे थे वो उनका आंखों देखा हाल था। और उसके बाद तो बाकायदा विदेशी राजदूतों के भारत आने का एक लंबा सिलसिला ही शुरू हो गया। जी, और इन राजदूतों में सबसे बड़ा नाम निश्चित रूप से मेगास्थनीज का है। बिल्कुल, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसकी किताब इंडिका मौर्य युग के प्रशासन और समाज का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। उन मेगास्थनीज के बाद तो जैसे एक परंपरा ही बन गई। बिंदुसार के दरबार में सीरियाई राजा का राजदूत डायमीकस आया, और फिर अशोक के दरबार में मिस्र के राजा का राजदूत डायोनीशियस आया। इस सूची में कुछ और ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दी। 2री शताब्दी में टॉलमी ने भारत का भूगोल लिखा, जिससे हमें उस समय की भौगोलिक स्थिति का पता चलता है। हाँ, और 1ली शताब्दी में प्लिनी ने अपनी मशहूर किताब नेचुरल हिस्ट्री लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ों और खनिजों का बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जिक्र किया गया है। लेकिन इन सबके बीच एक बहुत ही रहस्यमयी किताब है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। ये वही किताब है ना जिसका लेखक आज तक अज्ञात है। करीब 80 ईस्वी में इसे हिंद महासागर की यात्रा पर आए किसी नाविक ने लिखा था। हाँ, इसे ऐसे देखा जा सकता है कि ये किसी प्राचीन यूनानी नाविक की लॉगबुक या निजी डायरी थी। अच्छा। इस अज्ञात लेखक ने उस समय के भारतीय बंदरगाहों, व्यापारिक रास्तों और निर्यात होने वाली वस्तुओं की इतनी सटीक जानकारी दी है कि ये आज के अर्थशास्त्रियों के लिए भी एक खजाना है। मतलब ये साबित करता है कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कोई आधुनिक धारणा नहीं है। बिल्कुल नहीं। 1ली सदी में भी रोम से लेकर भारत तक व्यापार का एक बहुत बड़ा और मजबूत नेटवर्क मौजूद था। यूनानियों और रोमनों के इन व्यापारिक दस्तावेजों के बाद अगर हम पूर्व की तरफ देखें तो चीनी यात्रियों का एक बड़ा दौर आता है, और उनका नजरिया एकदम अलग था। इन चीनी यात्रियों के आने के पीछे का क्यों समझना बहुत दिलचस्प है। वे व्यापारी तो नहीं थे। नहीं, ये लोग न तो व्यापारी थे और न ही किसी राजा के राजदूत। ये मुख्य रूप से कट्टर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनका एकमात्र मिशन था भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थस्थलों के दर्शन करना और भारत से मूल बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करके चीन ले जाना। जी। इसी मिशन के तहत फाहियान भारत आया था।
वो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। उसका विवरण काफी शांतिपूर्ण है ना? उसने खास तौर पर मध्य प्रदेश के समाज का वर्णन किया और वहां की जनता को सुखी बताया। फाहियान के बाद जो सबसे चर्चित नाम जुड़ता है वो है ह्वेनसांग। उसका सफर किसी महाकाव्य से कम नहीं है। हाँ, वो हर्षवर्धन के समय आया था, लगभग 629 ईस्वी में। और लगभग 15 साल तक भारत के कोने कोने में घूमा। उसका जो यात्रा वृत्तांत है, जिसे सीयूकी कहते हैं, वो तत्कालीन दुनिया का एक विश्वकोश है। उसने 138 देशों का विवरण दिया है। बाप रे, 138 देश! ये तो उस जमाने का सबसे बड़ा ट्रैवल व्लॉग या एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का प्रोजेक्ट हो गया। बिल्कुल। ह्वेनसांग ने तत्कालीन समाज का बहुत गहराई से विश्लेषण किया। उसने यहाँ तक दर्ज किया कि उस समय सिंध का राजा शूद्र था। ये उस वक्त के सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए बहुत बड़ी जानकारी है। और सबसे खास बात, उसने बिहार के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में कई सालों तक अध्ययन किया। तब नालंदा के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग के अलावा संयोगन और 7वीं शताब्दी के अंत में आने वाले इत्सिंग जैसे चीनी यात्री भी तो थे। हाँ, वे भी भारतीय शिक्षा और समाज के बहुत बड़े गवाह बने। और अब बात करते हैं उन अरबी लेखकों की जिन्होंने भारत के विज्ञान और समाज को एक अलग ही गहराई से देखा। इसमें सबसे पहला नाम आता है महमूद गजनवी के साथ आने वाले अलबरूनी का। उसकी किताब किताबुल हिंद तो सच में कमाल की है। अलबरूनी का काम सिर्फ एक यात्रा वृतांत नहीं है, वो एक वैज्ञानिक का शोध है। मैंने सुना है वो बहुत विस्तृत है। 80 अध्यायों में बटी हुई एक विशाल रचना है। उसने सिर्फ राजनीति पर कलम नहीं चलाई, धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, यहाँ तक कि मूर्ति कला और कानून पर भी विस्तार से लिखा है। अरबी यात्रियों की बात हो और इब्न बतूता का जिक्र न हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। 14वीं शताब्दी में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत रेहला भारतीय उपमहाद्वीप की बहुत ही रंगीन जानकारी देता है। और इब्न बतूता के बारे में एक बहुत ही मजेदार तथ्य है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ उसकी मुलाकात। क्या ये सच है कि सुल्तान ने उसे सीधे एक बड़ा पद दे दिया था? ये इतिहास की सबसे रोचक घटनाओं में से एक है। जब 1333 ईस्वी में इब्न बतूता दिल्ली पहुंचा, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उसकी विद्वत्ता और ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। मतलब मुख्य न्यायाधीशी बना दिया। एक विदेशी यात्री को सीधा जज बना देना उस समय के दरबारों के खुलेपन को दर्शाता है। विदेशी स्रोतों की इस सूची में हमें तिब्बती लेखक तारानाथ को भी शामिल करना चाहिए। हाँ, तारानाथ के बारे में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कंग्योर और तंग्योर ग्रंथों की रचना की थी। लेकिन ये ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये तिब्बती बौद्ध धर्म के विशाल विश्वकोश है। भारत में जो बहुत से प्राचीन बौद्ध ग्रंथ आक्रमणों के कारण नष्ट हो गए थे, उनके अनुवाद तारानाथ ने इन ग्रंथों में सुरक्षित कर दिए थे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आने वाले मार्को पोलो का वृत्तांत भी दक्षिण भारत के व्यापारिक इतिहास को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये तो हो गई कागजों और डायरियों में दर्ज कहानियां। लेकिन कागज तो समय के साथ सड़ जाते हैं। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो जमीन में दफन हैं या कठोर पत्थरों पर उकेरी गई हैं। पुरातत्व और अभिलेखों की दुनिया। हाँ, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से कई प्राचीन स्थल जमीन से बाहर आए। और जमीन से जो सबसे दिलचस्प चीजें निकलती हैं, उनमें से एक है सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या कारशापण कहा जाता था, जिन पर सिर्फ कुछ चिन्ह होते थे। हाँ, लेकिन सिक्कों पर बाकायदा लेख लिखने की शुरुआत सबसे पहले यवन शासकों ने की। और सिक्कों के साथ साथ एपिग्राफी यानी अभिलेखों का अध्ययन। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये अभिलेख उस जमाने के आधिकारिक दस्तावेज थे। मतलब ये आज के सरकारी राजपत्र या नोटिफिकेशन की तरह थे? इसे ठीक इसी तरह से देखा जा सकता है जैसे आज सरकारें आदेश जारी करने के लिए नोटिफिकेशन निकालती हैं, वैसे ही तब राजा अभिलेख लिखवाते थे। एक बार चट्टान पर कुछ उकेड़ दिया गया तो उसे बदलना बहुत मुश्किल था। इसीलिए इतिहासकार अभिलेखों को सबसे पक्के सबूत मानते हैं। और इन अभिलेखों में जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो भारत की सीमा के अंदर नहीं बल्कि एशिया माइनर में मिला। आप 1400 ईसा पूर्व के बोगासकोई अभिलेख की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, सोचकर ही हैरानी होती है कि मध्य एशिया के उस पुराने अभिलेख में हमारे वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। नासत्य जिन्हें अश्विनी कुमार भी कहा जाता है। यह अभिलेख दरअसल
हित्ती और मितानी कबीलों के बीच हुई एक संधि का दस्तावेज है। देवताओं को साक्षी माना गया है। इतनी दूर हमारे देवताओं का नाम मिलना ये दर्शाता है कि आर्यों का संपर्क मध्य एशिया तक कितना गहरा था। पहले भारतवर्ष शब्द का जिक्र मिलता है। और एक अभिलेख ऐसा है जिसका उपयोग एकदम आधुनिक लगता है, सौगौरा अभिलेख। हाँ, इसमें पहली बार अकाल की जानकारी दी गई है और संकट के समय अनाज सुरक्षित रखने का जिक्र है। इसे पढ़कर लगता है जैसे आज के समय का क्राइसिस मैनेजमेंट या सरकार का बफर स्टॉक सिस्टम हजारों साल पहले भी काम कर रहा था। इतिहास हमें यही तो सिखाता है। सामाजिक कुरीतियों के साक्ष्य भी इन्हीं पत्रों से मिलते हैं। 510 ईस्वी का एरण अभिलेख इसका बड़ा उदाहरण है। भानुगुप्त के समय का है ना? जी, इसमें किसी सैनिक गोपराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का सबसे पहला लिखित प्रमाण मिलता है। ये उस समय बदलते हुए सामाजिक मूल्यों का एक दुखद साक्ष्य है। इसी तरह भीतरी स्तंभ लेख से भारत पर होने वाले पहले हूण आक्रमण का पता चलता है और मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों के संगठन की जानकारी मिलती है। और धर्म के विकास की कहानी भी ये पत्थर ही सुनाते हैं। विदेशी राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख याद है? विदिशा वाला। हाँ, एक ग्रीक राजदूत का भारत आकर भागवत धर्म अपना लेना और भगवान विष्णु के सम्मान में स्तंभ खड़ा करना, ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक संगम था। इसके अलावा जूनागढ़, नासिक, ऐहोल, ग्वालियर और देवपाड़ा के अभिलेख भी अलग-अलग राजाओं के प्रशासन का इतिहास खोलते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख से हमें समुद्रगुप्त की विजयों का पता चलता है। और सिक्कों की बात करें तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वो एक महान योद्धा के साथ साथ संगीत प्रेमी भी था। जमीन से मिलने वाले साक्ष्यों में कश्मीर के बुर्जहुम का जिक्र भी बहुत रोमांचक है। ये एक नवपाषाणिक स्थल है जहां गढ़तावास यानी गड्ढे वाले घर मिले हैं। ठंड से बचने का गजब का तरीका था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वहां इंसानों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा थी, जो रोम के साथ चल रहे व्यस्त व्यापार की पुष्टि करते हैं। बुर्जहुम जैसे स्थल हमें इतिहास के उस दौर में ले जाते हैं जिसके बारे में हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। इसीलिए इतिहास को मुख्य रूप से 3 बड़े भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिपियां तो हैं पर पढ़ी नहीं जा सकी, जैसे सिंधु सभ्यता। और तीसरा ऐतिहासिक काल, जिसका विवरण हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस की एंट्री आज से लगभग 30-40 हजार साल पहले हुई थी। उस डीप टाइम को समझने के लिए हमें मानव विकास के 3 मुख्य कालों को देखना होगा। सबसे पहला है पुरापाषाण काल यानी पेलियोलिथिक, जो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का है। ये काल मानव इतिहास का 99% हिस्सा है। इस लंबे कालखंड में इंसान का मुख्य काम सिर्फ शिकार करना था, लेकिन इसी दौर में सबसे बड़ी तकनीकी खोज हुई आग। कुर्नुल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। आज के संदर्भ में देखें तो पुरापाषाण काल के इंसानों के लिए आग की खोज वैसी ही थी जैसे हमारे लिए इंटरनेट की खोज। बिल्कुल। और 1863 का साल बहुत अहम है, जब रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम में भारत का पहला पुरापाषाणिक औजार खोजा था। इसके बाद आता है मध्यपाषाण काल यानी मीसोलिथिक, 12,000 से 10,000 साल पहले। इस समय पर्यावरण तेजी से बदल रहा था, हिमयुग खत्म हो रहा था। और इस काल की सबसे बड़ी पहचान है छोटे और नुकीले पत्थर के औजार, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। भारत में इसकी खोज 1867 में C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में की थी। इसके बाद जो काल आता है उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, नवपाषाण काल या नियोलिथिक। ये एक पूरी क्रांति थी क्योंकि पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के साथ साथ सबसे बड़ा बदलाव था खेती करना। लगभग 8,000 साल पहले मेहरगढ़ में पहली फसल गेहूं और जौ उगाई गई थी। और प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कुल्डी हवा से मिलता है। यही वो समय था जब कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया और फिर मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। पहली कुल्हाड़ी अतिरमपक्कम से मिली थी। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी वो जगह है जहां भारत में मनुष्य का सबसे पहला प्रमाण मिला है। और भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य तो और भी गहरा है। पुरापाषाण से मध्यपाषाण काल के शैल चित्र,
डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957-58 में इन्हें खोजा था और 2003 में ये यूनेस्को विश्व धरोहर बना। वे चित्र उस समय का सोशल मीडिया थे, जहां वे अपनी जिंदगी की घटनाएं दर्ज कर रहे थे। भीमबेटका के चित्रकारों से लेकर इब्न बतूता के यात्रा संस्मरणों तक की ये यात्रा अद्भुत है। ये साफ हो जाता है कि इतिहास अलग अलग स्रोतों से जुड़कर बनी एक मुकम्मल तस्वीर है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। प्राचीन लोगों ने पत्थरों और गुफाओं के माध्यम से अपना इतिहास हम तक पहुंचाया। पत्थर मिटते नहीं हैं। लेकिन आज के हमारे डिजिटल युग का क्या? वही तो, हमारी सारी जानकारी क्लाउड सर्वर और हार्ड ड्राइव में बंद है। ये डिजिटल डेटा नष्ट हो सकता है। तो क्या भविष्य के इतिहासकारों के लिए हमारा आज का युग एक नया अंधकार युग बन जाएगा, जिसकी कोई साक्ष्य ही नहीं बचेंगे? भविष्य के पुरातत्वविद हमारे बारे में क्या खोजेंगे? प्लास्टिक का कचरा या जंग खाई हुई सिलिकॉन चिप्स? ये सच में दिमाग को झकझोर कर रख देने वाला विचार है। शायद पत्थरों का इतिहास हमारे मॉडर्न हार्ड ड्राइव से ज्यादा टिकाऊ निकले। खैर, आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इतिहास को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। खोजबीन करते रहिए और सीखते रहिए।